हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको डेली क्विज और प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में दोनों को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज हमको क्लास 10 का हिंदी का क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 2 करवाने वाले हैं। जैसे कि आपने इससे पहले वाले पार्ट में 50 क्वेश्चन को पढ़ा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें करवाया गया था, तो उसी प्रकार इसका पार्ट 2 करवाया जाएगा और इसमें आगे के क्वेश्चन को करवाया जाएगा। तो अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि इसका 16 पार्ट कराया जाएगा। और अगर आप सिर्फ इनके 16 पार्ट को अटेंड कर लेते हैं हिंदी के क्रैश कोर्स के, तो आप 101% हिंदी के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस पार्ट में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। तो अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर टाइप करते हुए चलिए। और अगर आपके लिए क्वेश्चन नया है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा और इन क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए याद करते हुए चलिएगा। तो जो सुजाता थी नगर कहानी के जो लेखक थे, जिनका नाम था एस रंगराजन, तो उन्हीं का नाम था सुजाता। तो सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? 20 से अधिक, 25 से अधिक, 18 से अधिक या फिर 17 से अधिक? तो जो सुजाता था उस सुजाता के 25 से भी अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 से अधिक। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो इससे पहले हमने आपको बताया नगर कहानी के जो अनुवादक हैं वे कौन है? श्रीनिवास सुजाता, सामवर्दन या फिर ईसी पेटलीकर। तो जो सुजाता है वही नगर कहानी के अनुवादक हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुजाता। और सुजाता का असली नाम क्या था? तो सुजाता का असली नाम एस रंगराजन था। अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मतलब जो अनुज एक शब्द है, पूछा जा रहा है कि इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अनुजा, अनुजी, अनुजे या फिर अनुजी? तो जो अनुज का स्त्रीलिंग रूप होगा वह अनुजा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुज का स्त्रीलिंग रूप है तो अनुज का स्त्रीलिंग रूप अनुजा होगा। इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? ये 4 शब्द दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? आधीन, अधीन, अधीन या फिर आधीन? तो जो अधीन शुद्ध रूप में लिखा जाता है वह ऐसे लिखा जाता है, अधीन का जो शुद्ध रूप होगा वह ऐसे होगा। तो यह ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो जो अधीन है यही एक शुद्ध शब्द है। दास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? चाकर, अमर, कलत या फिर आशुक? तो जो दास शब्द का पर्यायवाची होगा वह चाकर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दास शब्द का पर्यायवाची है तो दास शब्द का पर्यायवाची चाकर है। अपेक्षा शब्द का विशेषण है। ये जो अपेक्षा शब्द है इसका विशेषण क्या होगा? अपेक्षु, अपेक्षाधीन, अपेक्षित या फिर अपेक्षित? तो अपेक्षा का विशेषण अपेक्षित हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपेक्षा शब्द का विशेषण हो जाएगा अपेक्षित। वाग जल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये एक शब्द है वाग जल और इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है तो क्या होगा? वाक जोड़ जल, वाग जोड़ जल, वाग जोड़ जल या फिर वागजा जोड़ ज? तो जो वाग जल का संधि विच्छेद होगा, सही संधि विच्छेद वह ऑप्शन नंबर ए वाक जोड़ जल होगा, क्योंकि जब आधा क और ज मिलता है तो आधा क और अ मिलने से ग का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाग जल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वाक जोड़ जल होगा। पूरब शब्द संज्ञा है। ये जो पूरब शब्द है यह कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर गुणवाचक संज्ञा? तो आप अच्छे से जानते हैं कि पूरब किसी विशेष दिशा का बोध करा रहा है, किसी खास दिशा का बोध करा रहा है, तो यह एक व्यक्तिवाचक होगा। जब किसी विशेष नाम से किसी खास चीज़ का बोध कराया जाता है तो उसे व्यक्तिवाचक कहा जाता है। जब पूरे समूह या जाति का बोध कराया जाता है तो उसे जातिवाचक का बोध, जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जब किसी के गुण दोष का बोध किया जाता है तो उसे भाववाचक कहा जाता है, और जब किसी का गुण का बोध किया जाता है तो उसे गुणवाचक कहा जाता है। तो इसमें खास दिशा का बोध किया जा रहा है पूरब दिशा, तो पूरब दिशा जो शब्द हो जाएगा वह संज्ञा होगा ऑप्शन नंबर ए। यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में सर्वनाम है, मतलब इनमें से सर्वनाम कौन सा है? यह है राम, भाई, बहन या फिर अच्छा? तो अच्छा तो विशेषण है, भाई बहन तो एक ऐसे ही शब्द हो गया, राम तो एक सब्जेक्ट हो गया, मतलब कर्ता हो गया। तो जो निम्नलिखित में सर्वनाम होगा, राम एक संज्ञा भी है, और जो यह है यही एक सर्वनाम है, क्योंकि यह, वह, ये, वे यही तो सर्वनाम होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में सर्वनाम है तो ऑप्शन नंबर ए यह सर्वनाम है। गुणवाचक विशेषण है, तो हमने आपको इससे पहले बताया था कि गुणवाचक विशेषण उसे कहा जाता है जिसमें किसी के अच्छे होने का बोध करवाया जाता है। तो अच्छा, 1 किलो, 2 या फिर अधिक? तो जब किसी की विशेषता की जाती है तो उसे अच्छा कहा जाता है, तो अच्छा ही एक गुणवाचक विशेषण है। तो इसका सही आंसर
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए अच्छा हो जाएगा। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, यह कृति है बुद्धा एंड हिंद धम्मा। तो इसकी रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है, नलिनी विलोचन शर्मा, गुणाकर मूल्य, भीमराव अम्बेडकर या फिर बिरजू महाराज। तो जो भीमराव अम्बेडकर थे इन्होंने ही बुद्धा एंड हिज धम्मा की रचना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर हैं। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो अगर आपने इसके पाठ को हिंदी व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हिंदी व्याख्या संपूर्ण व्याख्या की प्लेलिस्ट में जाकर या फिर हिंदी गोधुली संपूर्ण व्याख्या की प्लेलिस्ट में जाकर इसके चैप्टर की व्याख्या को भी स्पीडली जरूर देख लें, तो अब आपको क्वेश्चन और भी ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। और अगर आपने नहीं भी देखा है तो आप सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिए, आपको सभी क्वेश्चन हम समझाते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन है कि जो गिरधर लाल था वह सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, एक ड्राइवर था, एक नौकर था, किरानी था या फिर एक चौकी था। तो जो गिरधर लाल था वह सेन साहब की फैक्ट्री में एक क्लर्क था, मतलब एक किरानी था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ कौन सी नौकरी करता था, उसके फैक्ट्री के यहाँ, तो किरानी की नौकरी करता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किरानी। मनुष्यता की पशुता को जिंदगी में जितनी भी बार काट दो, मतलब कि जो मनुष्य की पशुता है उसको आप जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानता। पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, मतलब यह जो पंक्ति है किस पाठ की है, विष के दांत की, बहादुर के नाखून के बढ़ते या फिर मछली की। तो मनुष्य की पशुता को जितनी बार आप काट दे वह मरना नहीं जानता, यह जो पंक्ति है यह शीर्षक पाठ हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि नाखून को आप जितनी बार काटिएगा वह बार बार बढ़ेगा और नाखून का बढ़िया मनुष्य में पशुता का प्रतीक होता है और उसको बार बार काटना हमारी नम्रता का प्रतीक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानता। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको और अन्य क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई पंक्ति दे देगा और पूछेगा कि यह पंक्ति किस पाठ की है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा पाठ में कि किस पाठ में ऐसी बात को कहा गया है। तो नाखून क्यों बढ़ते पाठ की यह पंक्ति है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था, देव, महादेव, शैलदेव या फिर रामदेव। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो व्यक्तिगत नाम था वह देव था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देव। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, मतलब बहादुर पर जो चोरी का आरोप लगाता है वह कौन लगाता है, लेखक लगाता है, लेखक की पत्नी लगाती है, किशोर लगाती है या फिर रिश्तेदार लगाते हैं। तो बहादुर पर चोरी का जो आरोप लगाता है वह रिश्तेदार लगाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिश्तेदार। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे, अम्मा को, बाबूजी को, चाचा जी को या फिर दादाजी को। तो जो बिरजू महाराज थे वे अपना सबसे बड़ा जज मानते थे अपनी अम्मा को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे, तो अपनी अम्मा को वह सबसे बड़ा जज मानते थे। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है, यह जो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक है यह कहाँ पर स्थित है, कलकत्ता में, मुंबई में, चेन्नई में या फिर दिल्ली में। तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कलकत्ता में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कलकत्ता में है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है, जो अहंकारी हो, जो निराश हो, जो दुखी हो या फिर जिसका अंतःकरण निर्मल हो। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा ये जो शीर्षक है इस कविता के जो अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार उसे ही होगा जिसका अंतःकरण निर्मल हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसका अंतःकरण निर्मल हो वह ईश्वर की शरण में जाने का योग्य है। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक के न्यौछावर करने की बात करता है, मतलब जो रसखान थे वे किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं, करील की कुंजों पर, बलराम पर, गोपियों पर या फिर राधा पर। तो जो करील की कुंजें होती हैं उन्हीं करील की कुंजों पर रसखान जी सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करील की कुंजों पर। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला, जो नादिर शाह के सैनिक थे उनको किसने मार डाला था, गुरु नानक को, घनानंद को, रसखान को या फिर तुलसी को। तो जो नादिर शाह के सैनिक थे उन नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद को मार डाला था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मारा था, तो घनानंद को मारा था। सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है, जो सुमित्रा नंदन के द्वारा रचित कविता है उस कविता का नाम है भारत माता। तो यह जो संकलित है कहाँ से संकलित है, स्वर्ण धुली से, ग्राम्य से, युगवाणी से या फिर गुंजन से। तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो रचित भारत माता कविता यह ग्राम्य से संकलित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है, तो ग्राम्य से संकलित है। अज्ञे किस काव्य धारा के कवि हैं, जो हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे थे वे किस काव्य धारा के कवि थे, छायावाद के, प्रयोगवाद के, रहस्यवाद के या फिर प्रगतिवाद के। तो जो अज्ञे थे वे प्रयोगवाद के काव्य धारा के कवि हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयोगवाद के। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है, एक वृक्ष की हत्या एक पाठ है, तो इस पाठ में जो दूर से ललकारता है वह कौन है, चोर है, डाकू है, वृक्ष रूपी चौकीदार है या फिर शत्रु है। तो एक वृक्ष की हत्या में दूर से वृक्ष रूपी चौकीदार पाठ में दूर से ललकारता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृक्ष रूपी चौकीदार।
कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है? जो कवि रेनर मारिया रिल्के थे वे शानदार लवादा किसके गिर जाने की बात करते हैं? प्रभु का, मानव का, दानव का या फिर भक्त का? तो वे प्रभु का शानदार लवादा गिर जाने की बात करते हैं कवि रेनर मारिया रिल्के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रभु का। ख का उच्चारण स्थान क्या है? इस टाइप का आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ है। तो आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। इस वीडियो में आप लास्ट तक बनी हो रही है, ऐसे भी हम बहुत क्वेश्चन करवाएंगे कि ख का उच्चारण स्थान क्या है। तालु है, कंठ है, मुद्दा है या फिर दंत है? तो ख का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वह कंठ से हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ख का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कंठ होगा। सरोज शब्द का संधि विच्छेद होगा, मतलब जो सरोज शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सह जोड़ रोज, सरोज जोड़ ज, सरह जोड़ ज या फिर सर जोड़ ओज? तो जो सरोज का सही संधि विच्छेद हो जाएगा वह सरह जोड़ ज हो जाएगा, क्योंकि एक विसर्ग संधि का रूप है। सरह जोड़ ज से ही सरोज का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरह जोड़ ज। इनमें शुद्ध शब्द है, ये 4 शब्द दिया अगर पूछा जा रहा है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? क्षमा, चिन्ह, छत्र या फिर गणित? आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ क्षेत्र होना चाहिए था, तो इसमें ए नहीं है, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। चिन्ह, चिन्ह में हा जो होता है वह आधा होता है, तो हाँ में हलंत नहीं, यह गलत हो जाएगा। क्षमा, तो क्षमा में आप जानते हैं ये वाला क्षमा ऐसे लिखा जाता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। लेकिन जो गणित है यह बिल्कुल ही सही लिखा गया, मतलब यह एक शुद्ध शब्द है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गणित। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। आप जो एवरीडे लाइफ में पढ़ते आ रहे हैं बस आपको उन्हीं शब्द को ध्यान में करना है कि आप इन तीनों शब्द को ऐसे नहीं लिखते हैं, गणित आप ऐसे ही लिखते हैं, यही इसका शुद्ध रूप है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गणित। सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या फिर समूहवाचक? तो सिंधु किसी नाम का बोध करा रहा है, किसी खास का बोध करा रहा है, तो यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंधु शब्द कौन सी संज्ञा है? तो सिंधु शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नियम शब्द का लिंग निर्णय करें, मतलब जो नियम शब्द है यह कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो नियम, नियम एक पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, मतलब यह एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, नियम शब्द का लिंग पुल्लिंग होगा। सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मतलब जो सभापति का स्त्रीलिंग रूप होगा वह क्या होगा? यह सभापति एक पुल्लिंग रूप है। सभापतिनी होगा, सभानेत्री होगा, सभा अध्यक्षी होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? तो सभापति का जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा वह सभानेत्री होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभानेत्री। मैं कल दिल्ली जाऊँगा, इसमें कौन सा काल है? इस टाइप का क्वेश्चन तो आप जरूर दे दीजिएगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यह कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल या फिर इनमें से कोई नहीं? मैं कल दिल्ली जाऊंगा, अभी गया नहीं हूँ, बाद में जाऊंगा, तो यह एक भविष्यत काल का काल है, क्योंकि इसमें भविष्य के आने की संभावना की जा रही है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो यह जिसमें जाऊंगा आऊँगा लगा हुआ रहता है वह भविष्यत काल होता है। जिसमें था, थी लगा रहता है वह भूतकाल रहता है, और जिसमें करता है, करती है, करते हैं उसमें वर्तमान काल होता है। तो आपको इससे अभी ध्यान में रखना है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो यह एक भविष्यत काल का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भविष्यत काल का। गृह प्रवेश में कौन समास है? यह जो गृह प्रवेश है इसमें कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुब्रीहि समास? तो गृह प्रवेश शब्द में जो समास हो जाएगा वह तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि जिसमें दूसरा पद प्रधान हो प्रवेश उसे ही तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्पुरुष। सुख शब्द का पर्यायवाची है, जो सुख शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा? अधि, प्रसन्नता, विलोचन या फिर इहा? तो सुख शब्द का जो पर्यायवाची होगा वह क्या होगा? तो सुख शब्द का पर्यायवाची प्रसन्नता हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुख शब्द का पर्यायवाची है तो सुख शब्द का पर्यायवाची प्रसन्नता है। छूत शब्द का विलोम है, ये जो छूत शब्द है इसका विलोम क्या होगा? स्वच्छ, अछूत, सबद या फिर लाघव? तो छूत शब्द का विपरीतार्थक, छूत का जो विलोम हो जाएगा वह अछूत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूत शब्द का विलोम क्या होगा? तो सूत शब्द का विलोम असूत हो जाएगा। अगर आपको डेली क्विज करना, अगर आपको याद हुए क्वेश्चंस को रिवीजन करना है तो आपको अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन है तो इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ साइड में देखिए जो सर्च का आइकन है, इस सर्च के आइकन पर आपको टेलीग्राम में ओपन करना है। इसके बाद आपका कीवर्ड ओपन हो जाएगा। कीवर्ड ओपन होते ही आपको कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन टाइप करना है। आप कृष्णा आर्ट्स लिख दीजिए, उतने में मेरा चैनल और मेरा ग्रुप आ जाएगा। तो मेरा ग्रुप देखिए 538 मेंबर का, इस पर आप जो टेस्ट कीजिएगा ज्वाइन का ऑप्शन देगा, ज्वाइन पर आपको क्लिक करना है। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ क्लिक करना है और उसके बाद देखिए जो ऐड मेंबर का ऑप्शन है, इस ऐड मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी टेलीग्राम यूजर्स हैं उन सभी टेलीग्राम यूजर्स को जोड़ देना है। क्योंकि अगर आप इस ग्रुप में 50+ स्टूडेंट को जोड़ देते हैं, 50+ कॉन्टैक्ट को जोड़ देते हैं तो आप हमारे चैनल और ग्रुप के प्रो स्टूडेंट बन जाएंगे। इसको जोड़ने के बाद आपको सिंपली बैक करना और आप देखिए डेली इसमें नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है। रोज 8 बजे इसमें क्विज होता है और उस क्विज को देखकर आप डेली अपना रिवीजन कर सकते हैं, आपके याद के क्वेश्चन को और अधिक अच्छे से याद कर सकते हैं। इसमें पहले से नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है कि किस चीज का आज टेस्ट होगा और उसका पीडीएफ पहले से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इतना करने के बाद आपको सिंपली जो आइकन बना हुआ है इस आइकन पर क्लिक करना है। इस आइकन पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे चल जाएगा चैनल में। उसके बाद आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना है। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और नीचे जो फाइल्स का ऑप्शन दिया हो इस फाइल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा आपको 184 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे। ऐसे बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे जिनको आप पढ़कर अपने बिहार बोर्ड की सिलेबस को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो आप आज के आज इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इस टेलीग्राम ग्रुप को
दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है। यह एक मुहावरा दिया गया, दांत काटी रोटी। तो इसका अर्थ क्या होगा? आपको मुहावरा से रिलेटेड भी 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए आपको मुहावरा से रिलेटेड क्वेश्चन को भी अच्छे से ध्यान में रखना है। तो दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बोलने से रोकना, प्रत्यक्ष होना, उदास होना या फिर गहरी दोस्ती। तो दांत काटी रोटी, इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वह गहरी दोस्ती हो जाएगा। जब किसी में गहरी दोस्ती रहती है तो उसे दांत काटी रोटी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गहरी दोस्ती। उग्र शब्द का विलोम है, मतलब उग्र शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? विकीर्ण, सौम्य, व्यय या फिर उत्कृष्ट। तो उग्र शब्द का जो विलोम है वह सौम्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उग्र शब्द का विलोम क्या है? तो उग्र शब्द का विलोम सौम्य हो जाएगा। श्याम सुंदर कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है या फिर अव्ययी भाव समास है? तो श्याम सुंदर जो समास हो जाएगा वह कर्मधारय समास हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्याम सुंदर कौन समास है? तो श्याम सुंदर कर्मधारय समास है। इनमें कौन शब्द तत्सम है? लोटा, कटोरा, कर्पूरी या फिर कोयल। तो जो कर्पूरी शब्द है यह तो एक तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्पूरी। ये लोटा, कटोरा, कोयल ये सभी तो हमारे देसी शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, लेकिन जो तत्सम शब्द हो जाएगा वह कर्पूरी शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अंधों में काना राजा, यह एक लोकोक्ति है। तो इसका अर्थ क्या होगा? तो मुहावरा और लोकोक्ति, इन दोनों में से आपका एक ही चीज़ आएगा, तो आपको दोनों को अच्छे से ध्यान रखना है, मुहावरा को भी और लोकोक्ति को भी। तो अंधों में काने राजा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, पीछा न छोड़ना, प्रतिवाद करना, फिर केवल बाह्य दर्शन। तो अंधों में काना राजा मतलब कि सभी जनता में जब सभी के सभी अंधे होते हैं और उसमें एक काना मतलब एक आंख वाला होता है, वही वहाँ का राजा होता है। तो इससे जो अर्थ निकलता है वह यह निकलता है कि मूर्खों के भीड़ में जो कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वही अपने आप को राजा समझने लगता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ होगा मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो जो लोकोक्ति होते हैं उन लोकोक्ति को आप पढ़कर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका सही अर्थ क्या होगा, लेकिन मुहावरा आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति को अंधों में काना राजा कहा जाता है। सादर का विलोम क्या होगा? सादर जो शब्द है इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? निर्लज, निरादर, दुर्लभ या फिर जागरण। तो सादर का विलोम निरादर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निरादर। दसमुख का कौन समास है? यह दसमुख, तो हमने आपको बताया था दसमुख कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर अव्ययीभाव। तो दसमुख जो है वह किसी का बोध करा रहा है किसी खास चीज़ का, तो वह एक बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 10 मुखों वाला मतलब बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बहुव्रीहि। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण वाक्य है? अनिश्चयवाचक का, निश्चयवाचक का, निजवाचक या फिर प्रश्नवाचक का। तो जो निजवाचक सर्वनाम है इसी का एक उदाहरण वाक्य अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम का। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करने, ये जो परीक्षा शब्द है कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो शिक्षा एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, शिक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें तो शिक्षा शब्द का लिंग निर्णय स्त्रीलिंग होगा। उद्देश्य शब्द का संधि विच्छेद करें, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उ जोड़ दिया, उज जोड़ जाए, उत जोड़ जाए या फिर उत जोड़ ये। तो उदय का जो रियल संधि विच्छेद हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत जोड़ ये। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदय का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर डी। निवास शब्द में उपसर्ग है, तो हमने आपको बताया था कि उपसर्ग उसे कहा जाता है जो किसी शब्द के शुरू में आता है और प्रत्यय उसे कहा जाता है जो किसी शब्द के अंत में आता है। तो निवास शब्द के शुरू में क्या है? नी है, नी है, निभ है या फिर निफ है। तो आप देख रहे हैं नी जोड़ वास से निवास बना है, तो इसके जो शुरू में शब्द हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा वह नी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, निवास शब्द में उपसर्ग है, नी उपसर्ग है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का? यह हमारे हिंदी वर्णिका का लास्ट पाठ है, 5वां पाठ है और पूछा जा रहा है कि इस पाठ में किस चीज़ सवाल किस चीज़ का रहता है? खेती का, पैदावार का, रोटी का, फिर रोजी का। तो सीता जो थी उस कहानी की मुख्य पात्रिका, उसी के रोटी का तो सवाल होता है धरती कब तक घूमेगी पाठ में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है? तो रोटी का है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? तिरुपति के मंदिर में, वैदेश्वरन के मंदिर में, रामेश्वरम के मंदिर में, फिर बद्रिकाश्रम के मंदिर में। तो जो वल्ली अम्माल थी उसके बेटी को मेनिनजाइटिस का रोग हो गया था और वह उसी को ठीक होने के लिए मंदिर में मन्नत मांगने गई थी। तो वह कौन से भगवान का मंदिर था? तो वह वैदेश्वरन भगवान के मंदिर मांगी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैदेश्वरन मंदिर में ही वल्ली अम्माल ने बेटी की ठीक होने की मन्नत मांगी थी। कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए
कटक जो था वह शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। मतलब एक शहर का नाम दिया गया कटक, तो इस कटक शहर को बाढ़ से बचवाने के लिए किसने एक पत्थर का बांध बनवाया था। यह ढाते विश्वास कहानी का पंक्ति है। तो वह किसने बनवाया था, ययाति ने, भीम ने, महाराज ययाति केसरी ने या फिर महाराज चंद्रसेन ने। तो महाराज ययाति केसरी जो थे इन्होंने ही कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए एक पत्थर का बांध बनवाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराज ययाति केसरी ने। नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था। जो नगर शीर्षक पाठ है उसमें जो अम्लराज था उसको कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था, 40 नंबर का, 41 नंबर का, 48 नंबर का या फिर 42 नंबर का। तो उसको 48 नंबर कमरे दिखाने के लिए कहा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 48 नंबर का। मगम्मा की बहू का नाम क्या था, नंजम्मा था, प्रियम्मा था, दिलम्मा था या फिर नियम्मा था। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार क्वेश्चन बैंक में भी रिपीट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है कि मंगम्मा का जो बहू का नाम था वह नंजम्मा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो नंजम्मा था। तो इस प्रकार आपको इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और इसका अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। और जो आपने वीडियो के बीच में देखा कि रोज़ 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज करवाया जाता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी जरूर ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको कुछ क्वेश्चन तो याद हो जाएंगे और जो क्वेश्चन आपने याद कर रखा है उसका रिविजन हो जाएगा और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो यह हमारे क्रैश कोर्स का दूसरा क्लास था। इसके बाद इसका 14 क्लास और लाया जाएगा। और अगर आप इनके सिर्फ इस क्रैश कोर्स के 16 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% इस हिंदी के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा, बहुत अच्छा मार्क्स लाइएगा। और अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स करना है, जैसे कि हिंदी का क्रैश कोर्स, संस्कृत का क्रैश कोर्स, सोशल साइंस का क्रैश कोर्स, इंग्लिश का क्रैश कोर्स, तो आप उनके भी हिंदी क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट, इंग्लिश क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट, सोशल साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट, संस्कृत क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट, उनके प्लेलिस्ट में जाकर उनके भी वीडियोज़ को स्पीडली देख लें ताकि आपको वे भी सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि उन सभी में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया गया है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि आप हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।